नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इग्नू का BHIC का जो है 101 कोड नंबर पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत की संस्कृति के, भारत के प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण एवं औद्योगिक क्षेत्र में स्रोत, प्रागैतिहासिक काल एवं शिकारी संग्रहता समाज, खाद्य उत्पादन का आगमन, हड़प्पा सभ्यता, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता का आगमन, जैसे हड़प्पा सभ्यता 1, हड़प्पा सभ्यता 2, हड़प्पा सभ्यता 3। इसी तरह से वैदिक काल भी पढ़ेंगे। वैदिक काल तथा उनकी संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल 1, वैदिक काल 2, लोहे का अभिभाट एवं बौद्धिक विकास का तत्पश्चात एवं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अवेजिका, भारत की 6ठी शताब्दी में BC ईस्वी में 2200 तक क्या हुआ था, जनपद एवं महाजनपद, उत्तर पश्चिमी सिकंदर का आक्रमण, मगध का उदय एवं मौर्य साम्राज्य, उसके बाद पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण, परिवैज्ञानिक एवं लिंग भेद। चलिए इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या है। तो अगले चैप्टर में हम लोग भौगोलिक इकाई के बारे में पढ़ चुके थे। चलिए आगे देखते हैं। रेनफॉल, वाटर रेनफॉल के बारे में भी पढ़ चुके थे। इसी तरह से पंजाब हो गया, भारत हो गया, किस तरह से इसकी गंगोत्री मैदान ऊपरी भाग में क्या कहलाता है। ठीक, चलिए तो पूर्वी भारत एवं पश्चिमी भारत के बारे में भी जान गए हैं सुदूर। उसके बाद ऐतिहासिक, अगर नहीं देखे हैं तो अगले वीडियो में जाके देख सकते हैं, मेरे जो है ये होगा 2, तो पार्ट 2। तो ऐतिहासिक क्षेत्रों का उदय का समान प्रक्रिया क्या होता है। तो याद रखना चाहिए कि इतिहास के क्षेत्रों में उद्भव एवं प्रक्रिया समान होती है। अनेक क्षेत्रों में संस्कृति विकास समान प्रक्रिया है। ऐतिहासिक शक्तियों का समान वैश्विक भूगोल एवं अत्यधिक प्रभावित रहा है। क्षेत्रों में असामान्य विकास के ऐतिहासिक स्थितियों द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए तीसरा सहस्त्राब्दी BC ईस्वी में उत्तरार्ध एवं गुजरात के मध्य पाषाण युगीन संस्कृति मौजूद थी, जबकि इसी समय दक्कन क्षेत्रों में नवपाषाण युगीन एवं पशुपालक काफ़ी संख्या में मौजूद थे। ध्यान देने योग्य यह तथ्य यह है कि अन्य क्षेत्रों में इन संस्कृतियों के युग में हड़प्पा जैसी विकसित सभ्यता विद्यमान थी। फलतः विकास का महत्वपूर्ण चरणों में क्षेत्रों एवं संस्कृतियों द्वारा प्रभावित होने का प्रमाण मिला है। यह प्रक्रिया भारत भारत के इतिहास में हर दौर में दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में जहाँ और एक और सिंधु और दूसरी और सरस्वती के क्षेत्रों में घूमकर लोग तीसरे शताब्दी BC के बसने लगे थे। वहीं दूसरी ओर दक्कन, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा एवं गुजरात में बड़े पैमानों पर खेतिहरी समुदाय की बुनियादी रूप से लोहा युग का गठित हुआ, जो कि प्रथम शास्त्रीय BC ईस्वी के उत्तराधिक का अनुमानित माना जा सकता है। हालांकि उत्तर युग एवं गंगोत्री क्षेत्र में पहले ही बसावट के केंद्र रहा है, यानी कि उत्तर का क्षेत्र जो है गंगोत्री क्षेत्र में पहले से ही लोग सब बस रहे थे। काफ़ी क्षेत्रों अथवा मध्य भारत की जंगली पहाड़ियों कभी कभी पूरी तरह से नहीं बसा, और आदिम युगीन एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरणों में आदिवासियों का शेष मानव समाज से अलग रहने का आश्वासन देती रही। यही उपमहाद्वीप की सभ्यता तथा पारंपरिक सामाजिक के संगठन रहने का आश्वासन देती है। इसे उपमहाद्वीप की सभ्यता एवं पारंपरिक सामाजिक संगठन के रूप में अधिक जटिल संस्कृति एवं विभिन्न क्षेत्रों से भिन्न कालों तक पहुंची तथा अपेक्षाकृत अधिक विकसित एवं भौतिक संस्कृति क्षेत्र में प्रसार काफ़ी असमान रहा। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं असमान रहा। क्षेत्रों की जो प्राकृतिक है उस तरह किस प्रकार था। क्षेत्रों की प्राकृतिक क्षेत्र करने के लिए तरीके एवं स्थानीय, केंद्रीय एवं क्षेत्र की अपेक्षाकृत अलग क्षेत्रों को संदर्भ हो सकते थे। आइए हम इस तरह के वर्गीकरण की योग्यता देखें। भारत के इतिहास काफ़ी पहले से ही कुछ क्षेत्रों में शक्ति एवं चिरस्थायी केंद्र बने रहे हैं। इन क्षेत्रों को नियंत्रण एवं शक्ति के राज्य बने रहे हैं। इसके विपरीत कुछ क्षेत्र इतने शक्तिशाली नहीं थे कि स्थानीय केंद्र एवं क्षेत्र गंगा एवं गोदावरी, महानदी, कृष्णा एवं कावेरी जैसी मुख्य नदियों और के क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में मानवीय बस्तियों का अधिकतर संख्या पाई जाती रही।
इस तरह से हम देख सकते हैं पाई जाती रही। गातायत संसाधनों की उपलब्धता एवं व्यापार की संरचना के अभिसरण में इन क्षेत्रों का महत्व और बढ़ गया, किंतु तर्क संगत यह है कि महत्वपूर्ण केंद्र शक्तियों के रूप में उभरे किंतु यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसी भी महत्वपूर्ण केंद्र होना इस बात पर निर्भर करता है कि ऐतिहासिक कारण उस क्षेत्र पर किस प्रकार अभिसारित होता है। मध्यम भारत के अपेक्षाकृत अलग थलग क्षेत्र जैसे भीलों का देश एवं बस्तर राजमहल की प्राचीन इतिहास एवं पहाड़ियों बस्तियों की संरचना एवं कृषिगत इतिहास, सामाजिक एवं संगठन तथा पुनर्निर्माण एवं दृष्टि के केंद्रीय क्षेत्रों में भिन्न थे। चूंकि क्षेत्रों के विकास ऐतिहासिक रूप से प्राप्त हुआ। चलिए देखते हैं तीनों प्रकार के क्षेत्रों में अंतर सदैव जैसा नहीं था। एक बिंदु पर एक श्रेणी के दूसरे श्रेणी में परिवर्तित होना संभव था। क्या भूगोल और पर्यावरण के किसी प्रमुख कारण के रूप में लिया जा सकता है? तभी सभी प्राकृतिक क्षेत्र केवल संभावनाओं के क्षेत्र में उन संभावनाओं को उनके तकनीकी स्तर पर मानव का हस्तक्षेप के माध्यम से साकार किया जा सकता है। अतः इतिहास के भौगोलिक नियतवाद के अर्थ में देखा नहीं जा सकता है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता को देखें तो हम पाते हैं कि पर्यावरण और सामाजिक व्यवस्था के बीच सक्रिय संपर्क था, जिसके कारण परिस्थितियों का पतन हुआ। भारत के उपमहाद्वीप शहरी सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता उत्तर पश्चिमी भाग से एक विस्तारित क्षेत्र में विकसित हुआ। पुरातात्विक साक्ष्य इस दौरान हाल का व्यापक उपयोग दर्शाते हैं। उन्होंने गेहूं, जौ और एशियाई मूल की मसूर एवं फसलों के साथ चावल और दाल जैसी स्वदेशी वर्षा ऋतु में फसलें उगाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार उत्पादित कृषि अधिक शेष ने कई शहरों का उदय संभव बनाया। अधिशेष एवं सामग्री एवं प्रसंस्करण एवं विनिमय को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यापार एवं कारीगरी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। छोटे पैमानों पर वस्तु विनिमय के वनस्पति लंबी दूरी के आदान प्रदान ने अभिलेखों को रखरखाव को जरूरी बनाया। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास के साक्षरता का पहला सबूत बनी और इस सभ्यता के शहरी केंद्र धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। शहरी के केंद्र जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे और गायब होने लगे। कई संभावित कारण जिम्मेदार ठहराया गया। सरस्वती नदी सूखना एवं सिंधु नदी के बाद पुनर्वर्तित विज्ञान के अनुसार जलवायु परिवर्तन, सिंचाई के कारण प्राकृतिक वनस्पति के आवरण का ह्रास होना, इनमें से कुछ या बस ने कुछ मिलकर सिंधु का पतन किया। विद्वान इन सभ्यता का पतन का मुख्य कारण एक पारिस्थितिक असंतुलन का महत्व दे रहा है। एक लंबे समय से नियंत्रित मानव और पशु उपयोग द्वारा परिदृश्य बिगड़े क्या निर्वाह एवं आधार पर काटने की सभ्यता को पूरी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। यह शहरी योजना के लोग जो है अर्थव्यवस्था का दबाव पड़ा और शहरी योजना के लोग जीवन स्तर की क्रमिक गिरावट की परिलक्षित हुआ। धीरे धीरे हड़प्पावासी इस क्षेत्र के बेहतर निर्वासित एवं वाले क्षेत्र में चले गए। चलिए देख सकते हैं भारत के 3 भूभाग क्षेत्र जो कि हर 5 कहता है भू आकृतिक क्षेत्रों की चर्चा करें। जो 5 पंक्तियों यानी भारत का चित्र बनाना, उसके बारे में क्षेत्रों के बारे में चर्चा करना। क्षेत्रों की प्राकृतिक का लेख यानी कि किस तरह का क्षेत्र होता है, जैसे पहाड़ी हो गया, उसके बाद मानसूनी हो गया, कहीं हर प्रकार के क्षेत्र के बारे में आप लोग चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास के अध्ययन का स्रोत, साहित्य, पुरातात्विक एवं विदेश वृत्तांत। चलिए आगे देखते हैं ये सब। चैप्टर नंबर अपना 2 देखते हैं 1.2। चलिए जीवन वृत्तांत कविता यानी कि किस तरह से बौद्ध एवं साहित्य अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे।
तो देख सकते हैं ये इसे पढ़ना शुरू करते हैं। साहित्य के स्रोत। अधिकांश भारतीय इतिहास का ब्राह्मण विज्ञान एवं जादू अनुष्ठान प्रथा प्रार्थनाओं और पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है। इसलिए इन ग्रंथों के साथ साथ काल निर्धारण से जुड़ी समस्या है। ऐसे इसलिए है क्योंकि इनकी रचना का संकलन एवं अवधि में एक व्यापक अंतर होता है। ये ईश्वर की सीमांश एवं ऐसे जैसे विषयों से संबंध रखते हैं, इसलिए इन्हें ऐतिहासिक प्रतिक्षेप का समझना मुश्किल है। वेद, उपनिषद एवं ब्राह्मणीय शास्त्रीय सूत्र एवं पुराण आदि मोटे तौर पर धार्मिक विषय से संबंधित है। हालांकि इन सीमाओं के बावजूद ऐसे ग्रंथ का अतीत को समझने के लिए फलदायी रूपों में इस्तेमाल किया गया है। अब हम भारतीय इतिहास के स्रोत में प्राचीन इतिहास की विभिन्न श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। जैसे भारत में वेद जो है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला साहित्य वैदिक साहित्य, जो वेद शब्द संस्कृत के मूल विद शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है जानना, यानी कि वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद मुख्य साहित्य एवं उत्कृष्ट है और पारंपरिक रूप से श्रुति यानी ज्ञान सुन के प्रकट ग्रंथों के रूप में माना जाता है। वैदिक साहित्य तीन रूप से वर्गीकृत किया जाता है। संहिता या संग्रह यानी कि भोजन, प्रार्थना, वनस्पतियों, द्वंद्व एवं बलिदान के सूत्र, वाद विवाद, निम्नलिखित वैदिक चार साहित्य से हमें ज्ञात है। ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, अर्थवेद और सामवेद। हेलो। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का संग्रह जो है यह प्रशंसक गीता का ज्ञान, गीतों का ज्ञान है, यानी कि ऋग यानी क्या है, गीतों का ज्ञान। अर्थवेद का जो है संग्रहता एवं जुदाई शस्त्रों का ज्ञान अर्थवेद कहलाता है। सामवेद का अर्थ है तीर अर्थात गीतों या धुनों का समान का ज्ञान क्या कहलाता है, सामवेद कहलाता है। यजुर्वेद जो है संग्रह एवं पूजा अनुष्ठान के लिए किया गया यज्ञ सूत्र यजु एवं संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसी तरह से ये ब्राह्मण ये विस्तृत ग्रंथ है जिसके धार्मिक विषय होते हैं और विशेष रूप से बलिदान पर टिप्पणियाँ एवं बलिदान के संस्कार व समारोह को व्यवहारिक एवं रसमयी महत्व एवं आरखने ग्रंथ एवं उपनिषद एवं गुप्त सिद्धांत इनमें भगवान, संसार, मानव जाति इत्यादि वनस्पतियों एवं सन्यासियों के मत एवं कथन के विवरण का प्राचीनतम दर्शन का अच्छा खासा समावेश है। संपूर्ण वैदिक एवं साहित्य का ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया और माना जाता है कि इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। काला कर्म एवं यह हजारों वर्षों तक फैला है। कुछ हिस्सों में पहले की अवधि और कुछ बाद की अवधि को ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, जिसमें से 10 पुस्तकें अथवा मंडल हैं, 10 मंडल हैं और ऋग्वेद की पुस्तकें सबसे प्राचीन हैं। इन्हें पारिवारिक पुस्तकें भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रत्येक ऋषियों के एक विशेष परिवार द्वारा परंपरा के अनुसार रचित किया गया है। जबकि प्रारंभिक वैदिक साहित्य का उल्लेख करते हुए हमें अनिवार्य रूप से ऋग्वेद की पुस्तकें 2 एवं 7 का उल्लेख करते हैं। माना जाता है कि 1500 से 1000 BC में इसकी रचना की गई होगी। उत्तर वैदिक साहित्य में ऋग्वेद की पुस्तकें 1 से 8 एवं 9 एवं 10 शामिल है। इसमें शामिल सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद, ब्राह्मण एवं आरण्यक एवं और उपनिषद हैं। ये लगभग 1000 से 500 BC के बीच रचे गए थे। हालांकि अधिकांश वैदिक साहित्य एवं ग्रंथ प्रार्थना एवं धर्मशास्त्र एवं धार्मिक मामलों में शामिल है, लेकिन इसका उपयोग साहित्यकार एवं राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक सामग्री को इकट्ठा करने के लिए ऋग्वेद ने पशुपालन एवं पूर्व वर्ग समाज से उत्तर वैदिक काल के कृषक एवं वर्गीकृत किए जातीय समाज की और संक्रमण एवं राजनीतिक क्षेत्रों का निर्माण जैसे
प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त हुई। ग्रंथों की एक श्रेणी और सूत्र, यह वैदिक साहित्य के बाद हिस्सा है। इसे सुने सूत्र के बजाय स्मारक एवं स्मृति के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये महान ऋषियों द्वारा रचे गए थे, क्योंकि हालांकि ये अपने अधिकार माने जाते हैं। सूत्र ग्रंथ लगभग 600 से 300 BC कर्मकांड पर आधारित है। इसमें शामिल सूत्र एवं इसमें महाबलिदानों को संपन्न करने के नियम हैं। गृह यौन एवं उसमें वैदिक जीवन के सरल एवं समारोह और बलिदानों के दिशा को निर्देशित शामिल है। धर्म सूत्र के आध्यात्मिक एवं गौर धार्मिक कानून का निर्देशित ये की पुस्तकें सबसे पुरानी पुस्तकें हैं। सूत्र एवं ग्रंथों में मनु स्मृति, नारद स्मृति एवं ज्ञानवक स्मृति है। ये लगभग 200 BC में 900 BC के बीच रचे गए थे। ये विभिन्न वर्गों के साथ साथ ऋचाओं के अधिकार का कर्तव्य का उल्लेख करते हैं। इसमें से शादी और संपत्ति के लिए नियम तय किए गए थे। इसमें चोरी, हत्या, मामला, अभिविचार आदि के व्यक्तियों के लिए दंड का भी विधान है। प्रारंभिक भारत एवं मौखिक और लिखित परंपरा। प्रारंभिक इतिहास के बड़ा हिस्सा एवं मौखिक परंपराओं में संबंधित वेदों के पारंपरिक श्रुति ज्ञान का प्रकट है। ग्रंथ के रूप में माना जाता है और कहा जाता है कि ये सब ब्रह्मा द्वारा प्रथम मनुष्य के कान में कहे गए थे। उन्होंने स्मरण किया जाता है कि यह इस तरह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को सौंप दिया गया और ललिता एवं वरदराजन के अनुसार पवित्र ग्रंथों का स्मरण की प्रक्रिया कर्मकांड को बिगड़ने का भ्रष्ट होने से रोक दिया। यह संभव नहीं होता यदि यह लिखित शब्दों के माध्यम से प्रोत्साहित होता। ज्ञान पवित्र और संस्कृत अथवा केवल योग्य छात्र को प्रोत्साहित किया जाना था। भारत के शहरीकरण एवं उदय के साक्षरता का आगमन हुआ और व्यापार एवं वाणिज्यिक वृद्धि में लिपि का प्रयोग आरंभ हुआ। प्रतिज्ञा एवं पत्र की रीख पत्र उत्पादित वस्तुओं को आदान प्रदान के लेखा जोखा और उसमें से यहाँ तक कि सूदखोरी का उल्लेख एवं प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। शिलालेख एवं साक्षरता का सबसे बड़ी अभिव्यक्ति थी और अशोक के शिलालेखों में 3री शताब्दी BC में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे पहले का प्रमाण है और रोमिला पत्थर पर टिप्पणी करती है कि भारतीय संस्कृति के बारे में जो सच है वह यह था कि मौखिक, लिखित एवं पारंपरिक संस्कृतियों को अभिव्यक्त एवं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी और मौखिक परंपराओं को लिखित परंपरा थोपी नहीं गई है। इस प्रकार इसे एक गैर विशेषता बनाने से रोका जा सकता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह अर्थशास्त्र की राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण कानून एवं ग्रंथों हैं। इसके 15 पुस्तकों में विभाजित किया गया। इसमें से पुस्तक 1 एवं पुस्तक 3 को अभिव्यक्त माना जा सकता है और अलग अलग हाथों की कृतियाँ ऐसी आरंभ हुई। साप्ताहिक के रूप में अंतिम रूप दिया गया। हालांकि शुरुआती भाग मौर्य काल की स्थिति और समाज के जो है दर्शाते हैं। प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्था का अध्ययन के लिए समृद्ध एवं सामग्री प्रदान करता है। दो महाकाव्य रामायण और महाभारत लगभग 500 BC से 500 BC तक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वे ऐतिहासिक इस प्रकार एवं आख्यान के रूप में जाने जाते हैं कि व्यास एवं लिखित महाभारत है। पुराण के संभवतः लगभग 10वीं एवं 4वीं शताब्दी BC में स्थिति को दर्शाता है। इसकी मुख्य कथा जो कौरवों पांडव संघर्ष है वैदिक काल के संबंधित हो सकती है। इसका वर्णनात्मक भाग वैदिक काल हो सकता है। उपादेय अंश तौर पर मौर्य और गुप्त काल से संबंधित है। यह माना जा सकता है कि इसमें प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्षेप बने हुए, चूँकि दोनों को महाकाव्य कुछ बाद जोड़े गए हैं, इसलिए इतिहास की सामग्री एवं पाठन के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और इसकी विभिन्न कुलाकर्ण एवं परतों का ध्यान रखना चाहिए।
वाल्मीकि और रामायण महाभारत की तुलना में अधिक एकीकृत प्रतीत होती है। दोनों महाकाव्यों में वर्णित कुछ स्थलों की खुदाई की गई है। अयोध्या की खुदाई में उत्तरी काली एवं पॉलिसी वाले मृतदंड की अवधि की बस्तियों से पता चला है कि हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र एवं पानीपत, बागपत एवं मथुरा, तिलपट एवं बैराट खुदाई की गई है। इसके स्थलों पर चरित्र धूसर एवं मृदभंड विधि समय के हैं। दोनों महाकाव्यों में धार्मिक संप्रदाय के बारे में जानकारी है, जिन्हें हिंदू धर्म की मुख्य धारा एवं सामाजिक प्रथाओं को तत्कालिक समय दर्शन का एकीकृत किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। पुराण व्यास द्वारा लिखित हिंदू ग्रंथ की एक श्रेणी है, जिसमें 18 महापुराण और उप पुराणों का पूरक परिशिष्ट है, और कहता है कि प्रमुख पुराणों का संकलन 400 ईस्वी तक पूरा हो गया। कहता है इसकी विश्वव्यापी एवं सामग्री इंगित करती है कि विभिन्न विषयों को शामिल करते हैं। कहता है विभिन्न हाथों द्वारा रचित। कहता है इसकी 5 शाखाएं पुराणों के विषय वस्तु के रूप में माना जाता है। स्वर्ग, प्रतिस्वर्ग एवं मान्यतर वंश, देवी देवताओं के संतों एवं वंशावली, वंशचित्र एवं शाही एवं कुछ चुने हुए पात्रों की कथाएं। प्रमुख पुराणों के जैसे वायु ब्रह्मांड एवं ब्रह्म, हरिवंश एवं मत्स्य विष्णु में जरूरी जानकारी है, जिसे भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पुराणों की प्राचीन भारत में इतिहास का पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी जानकारी की राजवंशों की जानकारी, इतिहास और वंशावली पर प्रकाश डालते हैं। हालांकि यह कलयुग के बाद वंशावली है, जो कि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। प्राचीन राजवंशों पर पुराणों में बहुत कुछ है, जैसे हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य एवं शुंग एवं कण्व और अंत। कुछ राजाओं का नाम के अंत में नाग शब्द प्रत्येक के रूप में जुड़ा हुआ है, जो उत्तर एवं मध्य भारत के पर जज कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अन्य श्रोते एवं इन राजाओं के बारे में नहीं जानते हैं। पुराणों में गुप्त राजाओं के साथ सूची में समाप्त होती है। यह दर्शाता है कि पुराण को लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान संकलित किया गया। हालांकि कुछ ऐसा है कि जो बाद में रचे गए, उन्हें भागवत पुराण एवं 10वीं शताब्दी के संकलन एवं पुराण लगभग 14वीं शताब्दी में है। पुरानी नदियां एवं झीलों, पहाड़ एवं भौगोलिक जानकारी प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए वे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक भूगोल एवं निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वे हिंदू धर्म के 3 प्रमुख समुदाय विष्णुवाद एवं शैव एवं उनकी शक्तियों का प्रमुख धार्मिक परंपराओं के भीतर जैसे एकीकृत हो गया हो, और गणपति, कृष्ण, ब्रह्मा एवं कार्तिकेय आदि जैसे छोटे पंथ जैसे उभरे। यह भी उनसे जाना जा सकता है कि इन पंथों को ब्राह्मणों अपने सामाजिक एवं धार्मिक मूल्यों पर प्रसन्न होते हुए वाहन के रूप में प्रयोग किया। संगम साहित्य। सबसे शुरुआती तमिल ग्रंथ संगम साहित्य लगभग 400 BC से 200 BC के बीच संकलित किए गए। उन कवियों को संकलन है जिन्हें 3 से 4 शताब्दियों की अवधि भर में छोटी लंबी कविताओं की रचना की थी, जो प्रमुख राजाओं द्वारा रचित इन संग्रह एवं गोष्ठियों के द्वारा संग्रह कहा जाता है। इसमें उत्पादित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। लोग 3 संगम एवं साहित्य का सम्मेलन हुए, और अंतिम सम्मेलन मदुरई एवं पहला सम्मेलन कपटपुरम एवं हालांकि इन समारोहों में ऐसा ऐतिहासिक के बारे में कुछ संदेह है। कहता है इसलिए कि कुछ विद्वान संगम साहित्य उपेंद्र एवं सिंह के 2008 के बजाय प्रारंभिक शास्त्रीय तमिल साहित्य का शब्द का प्रयोग करना पसंद करते थे। कहता है कविता के लगभग 30,000 पंक्तियों में
पंक्तियों प्रेम और युद्ध के विषय पर है और प्राचीन काल के भेंटों के गीतों पर आधारित है और संकलित होने के लिए लंबे समय तक मौखिक रूप से प्रसारित हुए धार्मिक एवं साहित्य के रूप में संकलित नहीं थे। वे थे इन्हें कवि एवं शिक्षकों की विधि एवं विषय का कारण वे अपने समय पर रोजमर्रा के जीवन की जानकारी की खान है। वे उच्चतम एवं गुणवत्ता के साहित्य एवं प्रतिनिधि करते हैं। उपेंद्र सिंह 2008 कई कविताओं में एक राजा के नायक का नाम आता है और उनके सैन्य कारनामों को विस्तार का वर्णन मिलता है। उनके द्वारा भेंटों एवं योजनाओं को द्वारा दिए गए उपहार का वर्णन मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि शाही दरबार में उन कविताओं का गान किया गया एवं इसलिए यह संभव है कि राजाओं के नाम वास्तविक एवं ऐतिहासिक आंकड़ों का उल्लेख करता है। चोल एवं राजाओं का उल्लेख दाता के रूप में किया गया। कहता है संगम साहित्य एवं कावेरी पट्टनम जैसे कई समृद्ध शहरों का उल्लेख है। वे अपने जहाज़ों में आने वाली यवनों की सेना के लिए काली मिर्च एवं खरीदने का स्थानीय लोगों को शराब और महिलाओं को दासों की आपूर्ति करने की बात करता है। R.S. शर्मा जो है 2005 में व्यापार का संगम साहित्य एवं उत्पादित जानकारी पुरातात्विक एवं विदेशियों का वर्तन द्वारा पुष्टि की गई है। जीवन वृत्तांत कविता के और नाट्य प्रारंभिक भारत नाट्य और कविता में कई कृतियों का भंडार है। इतिहासकारों ने इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया और जिस समय उनकी रचना की गई थी उस सबसे पहले संस्कृत एवं कवियों का नाटककार एवं अश्वघोष की भाषा शामिल है। अश्वघोष बुद्ध चरित एवं सारुपुत्री कृष्ण एवं सौंदर्य नंद को लिखा गया। भास का एक नाटककार थे। उन्होंने पंचारात्र एवं दत्तक वाक्य एवं बलिचरित्र के स्वपन एवं वासोदात लिखा है। महान संस्कृतियों के लेखक कवि कालिदास लगभग 4वीं-5वीं एवं शताब्दी ईस्वी में अभिज्ञानु शुक्लांतम एवं मालवंश को विक्रमो सर्वश्रेष्ठ रघुवंशम एवं कुमार संभव मेघदूत काव्य कृतियों को भी लिखा है। ये गुप्त वंश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय की जीवन के महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि का प्रदान करता है। मालवी की कहानी ग्रीष्म पुष्यमित्रम शुंग के शासनकाल की घटनाओं पर आधारित है। शुंग एवं मौर्य के बाद था। कहता है तत्पश्चात ऐतिहासिक के विषय में प्राचीन नाटक एवं उल्लेख विशाखा दत्त एवं मद्राक्ष एवं 7वीं सदी के 8वीं सदी के लगभग इसी में किया जा सकता है। यह नाटक इस बात पर आधारित है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य एवं नंदों के मंत्री राक्षस के जैसे विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कहता इनके नाटक देवी चंद्रगुप्त एवं गुप्त राजा एवं चंद्रगुप्त के शासनकाल में एक घटना पर केंद्रित है जो कि साहित्य एवं पंचतंत्र लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी में कथा सारित किया गया। कहानियों के महासागर एवं शामिल है। लोकप्रिय लोक कथाओं का संग्रह है। कथा प्रसिद्ध राजा एवं जीवनी साहित्य का एक दिलचस्प हिस्सा है। इन्हें दरबारी कवियों के लेखकों को शाही संरक्षकों की प्रशंसा में लिखे बर्णभट्ट एवं हर्षचरित लगभग 7वीं शताब्दी में से पुष्यभीतु एवं राजवंश हर्षवर्धन के बारे में प्रशंसित शब्दों का बात करता है। यह भारत के सबसे पुराने एवं संरक्षित जीवनी है। बानों के अनुसार यह आध्यात्मिक इतिहास की परंपराओं एवं संबंधित ग्रंथों की एक शैली है जो राजाओं के बारे में कुछ बात है लेकिन साथ ही सिंहासन के संघर्ष होने के संकेत देता है। बिल्हण एवं विक्रमादित्य लगभग 12वीं सदी से 12 के चुलुक एवं राजविक्रम के बारे में जीत का वर्णन करते हैं। बौद्ध एवं जैन साहित्य कहता है प्रारंभिक भारत के गैर ब्राह्मणवादी एवं गौड़ सांस्कृतिक स्रोत में बौद्ध और जैन साहित्य की महत्वपूर्ण श्रेणी एवं कर्मपाली की प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद रचित पाली प्रथा ग्रंथ रिपिकट 3 कटोरी एवं हमें बौद्ध एवं 16 महाजनपद के समय
समय के भारत के बारे में त्रिपिटक एवं पाली के बौद्ध विवाहित एवं साहित्य की टिप्पणियों के लिए दिए जाने वाले सम्मान एवं त्रिपिटिका के पाली जापानी, चीनी एवं तिब्बती संस्करणों में जीवित है। इनमें से 3 किताबें शामिल हैं: सिद्धक पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक। कथा सिद्ध पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक 3 पार्टों में शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। सुत्त पिटक की कहानियों कविताओं का संवाद के रूप में विभिन्न सिद्धांत बौद्ध के प्रवचन शामिल है। विनय पिटक भिक्षुओं के लिए 227 नियमों के विनिमय के बारे में, इसमें बुद्ध द्वारा प्रत्येक नियम का स्थापना के बारे में स्पष्टीकरण शामिल है। इसमें से इनके जीवन घटनाओं के धर्म की कहानियों के बारे में जानकारी जो है मिलती है, जानकारी शामिल है। इसमें यह 386 BC में लिखा गया था। अभिधम पिटक, जो कि शाब्दिक रूप से उच्च एवं धम्मा थारेवाद के अनुसार बौद्ध दर्शनों से संबंधित विषय, और इसमें से सूचियों, सारांश एवं प्रश्न शामिल है। सुत्त पिटक 5 निकाय शामिल है, जिसमें से खुद्रक प्रवचन एवं प्रवचनों के एक संग्रह एवं गोरख थेरी गाथा और जातक शामिल है। इसमें जो एक इतिहासकार की महत्वपूर्ण स्रोत एवं जातक का लगभग 550 से अधिक कहानियों, देव, मनुष्य, पशु एवं परी आत्मा एवं परमाणिक चित्रित के रूप में बौद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में है। ये कई कहानियाँ के रूपांकनों के पूर्व बौद्ध एवं गौर बौद्ध की मौखिक परंपराओं से लिया गया है। इसकी लोकप्रियता के कारण भरहुत, सांची एवं नागार्जुनों को कांडों एवं अमरवती एवं मूर्तिकारों में चिन्हित है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बौद्ध धर्म के लोकप्रिय हैं और बौद्ध धर्म के इतिहास की एक झलक प्रदान करते हैं। आगे देख सकते हैं। कहता है थेर गाथा ज्येष्ठ बौद्ध भिक्षुकों की कविता। थेर गाथा ज्येष्ठ बौद्ध भिक्षुकों की कविता का एक संग्रह है, जिसे छंद के रूप में बौद्ध भिक्षुकों की शुरुआत सदस्यों ने सुनाया। और थेरी गाथा भारत की पहली संरक्षित कविता संग्रह है, जिसमें से महिलाओं द्वारा रचा गया है। इसलिए यह न केवल बौद्ध धर्म के बल्कि लिंग अध्ययन के महत्वपूर्ण थेरी गाथाएं एवं दृष्टिकोण में पूरा जोर समर्थक करती है कि महिलाएं आध्यात्मिक प्रतीक के मामले में पुरुष के बराबर हैं। गौर विवाहित बौद्ध एवं साहित्य के प्रथम शताब्दी ईसी के आसपास मल्लपंथ एवं मलिद के प्रश्न शामिल है। इसमें से इंडो ग्रीक राजा एवं मिलिंडर एक बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं बीच संवाद शामिल है। सिंहली एवं इतिहास के महान शास्त्र इतिहास और द्वीपवंश के द्वीप का इतिहास का बौद्ध एवं ज्ञानदेव के समय से 3री शताब्दी BC तक भारत में 4ठी शताब्दी ईसी तक श्रीलंका के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देता है। जैन साहित्य के ग्रंथ एवं उनके महत्वपूर्ण श्रेणी गठन किया गया है, जो प्राकृतिक के रूप में एक धर्म मगधी में है। इसमें से ऐसे जानकारी है जो कि प्राचीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करती है। दिगंबरों के साहित्य एवं श्रेणी में दिया गया है, जबकि श्वेतांबर साहित्य के अर्थ मगधी एवं 2 भाषाओं में है। महावीर द्वारा शिष्यों को दिए गए उपदेश एवं पहली बार 14वीं एवं पूर्वी संकलित किए गए। शूलभाद्र 4वीं एवं शताब्दी BC में पाटलिपुत्र में एक महान परिषद का गठन किया और 12 अंग जैसे जैन साहित्य का पुनर्निर्माण किया गया। बाद में 5वीं शताब्दी ईस्वी में वल्लवी में हुए एक परिषद जो कि मौजूद ग्रंथों के औपचारिक रूप दिए गए, जो कि निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किए गए थे। प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण कहता है श्वेतांबर द्वारा स्वीकार किए गए शास्त्र अंग, उपअंग, प्रकरण एवं चेत, सूत्र और मूल सूत्र। कहता है ये चार आचार संहिता एवं विभिन्न प्रकार के
विभिन्न प्रकार के जो है कहता है विभिन्न प्रकार के साहित्य एवं विभिन्न प्रकार के गणितीयों और जैन सिद्धांतों के तत्वमीमांसा के बारे में बताते हैं। दिगंबरों का मानना है कि अधिकांश मूल पूर्व खो गए और इसमें से श्वेतांबर द्वारा स्वीकृत किए गए शास्त्र स्वीकार नहीं करते थे। कहा है कि वे महान आचार्य द्वारा लिखित धर्म ग्रंथ का उपयोग करते थे। वे महावीर के मूल शिक्षकों का पर आधारित है। जैन धर्म के इतिहास और इतिहास के सिद्धांत पर जैन संघ में रहने वाले संतों का जीवन गाथा और जैन भिक्षुकों में जीवन के बारे में जान सकते हैं। ऊपर दिए गए विवरण में स्पष्ट है कि ज़्यादातर प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य एवं धार्मिक के इसलिए है। कुछ विद्वानों ने दावा किया है कि प्राचीन भारतीय के पास इतिहास का भावना ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि शुरुआती पश्चिमी विद्वानों के कलंकर एवं साक्ष्य के रूप में साफ सुथरी कथा एवं भारतीय ग्रंथ के रूप में तारीखें की तलाश थी। इसके बजाय उन्हें जो मिला वे दंत कथाएँ या स्पष्ट क्या और विभिन्न समाज के अलग अलग तरीके से ऐतिहासिक का चेतना एवं एकीकृत किया। इनके विभिन्न एकीकरण हो सकते थे। इतिहासकार का टॉमिक धापट एक ऐसी ही परंपरा का जिक्र करती है जिसे इतिहास पुराण परंपरा कहा जाता है। वह नोट करती है कि कुछ समाज विशेष रूप से उनके अतीत एवं अभिलिखित करते हैं। ऐसे ही एक रूप चेतन के अंतर्निहित एवं पूर्व है जिसे ग्रंथ से बाहर निकालना पड़ता है। इनके मूल एवं अन्य 6 ग्रंथों में इतिहास का अधिक ब्रह्म रूप है, जैसे शासकों के जीवन जिसे पहचानने योग्य रूप में लिखा गया है। पुरातत्व के द्वारा अतीत को समझने के लिए भौतिक सामग्री का अध्ययन किया जाता है। इसके इतिहास के घनिष्ठता एवं संबंध है। कहता है मूर्तियों मिट्टी के बर्तन एवं हड्डियों के टुकड़े, घरों अवशेष एवं मंदिरों के अवशेष, अनाज के सिक्के एवं मोहर शिलालेख आदि में अवशेष एवं पुरातत्व के ज्ञान एवं विषय के रूप में हमारे समान है। यह पुरातात्विक साक्ष्य है कि जिसमें से प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करने में समक्ष है। भारत में पुरातात्विक के आधार पर आदि ऐतिहासिक काल का पुनर्निर्माण किया गया और हालांकि इस पुरातात्विक उपयोग को केवल इन अवधियों तक सीमित नहीं कर सकते थे। इन अवधियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके लिखित एवं प्रमाण है और इतिहास के क्षेत्रों में अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए इंडो ग्रीक इतिहास के सिक्के के आधार पर समझा गया। भौगोलिक एवं स्रोत जैसे देख सकते हैं भौगोलिक स्रोत। कहता है मौर्य के आहत सिक्के जो कि भंडार स्रोत विकिमीडिया से प्राप्त हैं। मौर्य काल में इस तरह के सिक्के चलते थे। चलिए, कहता उत्खनन एवं अवशेष प्राकृतिक तरीके से, क्योंकि व्यापार एवं राज्य की अर्थव्यवस्था, सामाजिक पहलू एवं धर्म की परंपरा एवं पहलुओं की महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। जैसे कि लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कपड़े पहनते थे। उत्खनन की संस्कृतियों भारी मात्रा में प्रदत्त एवं सामग्री प्राप्त हुए। चूँकि हड़प्पा लिपि भी अभी हड़प्पा लिपि भी देख सकते हैं इस तरह का है। यहाँ का ये जो है पाटलिपुत्र के जो है कुम्हार एवं उत्खनन द्वारा अन्वित जो है कि यहाँ के अन्वित कक्षा एवं भंडारगढ़ स्रोत प्राप्त हुए हैं। कहता है पाटलिपुत्र में यह 1912 में 1213 का ESI के द्वारा पुरातात्विक एवं स्रोत का उत्खनन है। जैसे कि यहाँ के मौर्य साम्राज्य की उत्खनन किया गया है। देखिए, देख सकते हैं इस तरह का है। ठीक, तो देख सकते हैं। उसके बाद कहता है प्राचीन भारतीय इतिहास का आधार निर्धारण, इसलिए यह इस अवधि की जानकारी पूरी तरह से पुरातात्विक निर्माण
है कि यहाँ की उत्पत्ति, प्रसार एवं अधिविश्वास एवं प्रतिरूपी शहरी व्याकरण, व्यापार एवं राजनीतिक अर्थव्यवस्था के कृषि, शिकार, फसलों एवं कृषि उपकरणों का प्रौद्योगिक एवं मानकों के मोहर, अग्नि देवियों एवं धर्म और इस सभ्यता के ह्रास के बारे में बताता है। सिक्के उत्खनन में मुद्रा भंडार के रूप में पाए गए थे। इसमें सिक्के का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्का एक धातु मुद्रा है और इसके पश्चात इसके निश्चित आकार और वजन मानक है। इसे इस तरह के जारी करने वाले अधिकार मोहर भी मिल सकती थी। उस सतह जहाँ संदेश लिखा जाता है उसे अग्रभाग एवं जिससे विपरीत पक्ष को उल्टा भाग एवं शताब्दी बीसी का पहला उदाहरण है, जहाँ हमें सिक्के के साहित्य एवं पुरातात्विक दोनों प्रमाण मिले हैं। यह राज्यों का उदय एवं कस्बों और शहरों का विकास है। कृषि के व्यापार के प्रसार के समय प्रारंभिक समय में प्रारंभिक भारत सिक्के तांबे, सोने, चांदी और शीशे बनाते थे। कहते हैं पक्की मिट्टी के बने सिक्के को सांचे एवं कुषाण काल में पहली तीन शताब्दी से ईस्वी में संबंधित सैकड़ों में पाए गए। ये इस समय के समृद्ध एवं वाणिज्यिक को दर्शाता है। प्रमुख राजवंशों के संबंधित अधिकांश सिक्कों को सूचीबद्ध से प्रकाशित किया गया और उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सिक्के आहत है, जो कि ज़्यादातर सिक्के कभी तांबे होते थे और मगध साम्राज्य के विस्तृत के मगध के आहत सिक्के को प्रतिस्थापित किया गया और कहता है अन्य राज्य द्वारा जारी किए गए थे। हालांकि सबसे पुराने सिक्के चिन्हित थे। कहता है देख सकते हैं इस प्रकार के मतलब जो राजा के थे उसके चिन्ह थे, उसके सिक्के में क्या थे, अलग अलग प्रकार के राजनीतिक संगठन का भूगोल जानकारी प्रावधान है। कहता है मिसाल के तौर पर योध्या और मालवे के सिक्के गण की विरासत के आगे ले जाते हैं और उन्हें गौड़ राजनीतिक एवं स्वरूप के बारे में बताता है। दक्कन सातवाहन शासकों का एक जहाज की छवि समुद्री व्यापारी के महत्व का गवाही देता है। मौर्य काल के सिक्के शीशे, प्लेटिन एवं तांबा, कांस्य, चांदी और सोने के बने थे। उन्हें बड़ी तादाद में जारी किया गया, जिसमें से हम उस काल के दौरान व्यापार की बढ़ती मात्रा की जानकारी मिलती है। गुप्त राजाओं ने भी कई सोने के सिक्के जारी किए। उन्होंने दिनार के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही कुशलता से बनाए गए और इसे ठप्पे द्वारा निर्मित राजगद्दी पर बैठा और राजाओं के विभिन्न मुद्राओं के दर्शाता गया और राजाओं के शेर, गौंड और जैसी गतिविधियों को साथ साथ दर्शाया। और समुद्रगुप्त जो है कुमारगुप्त के सिक्के और उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाई देते हैं। गुप्तकाल के सोने के सिक्के एवं संख्याओं की गिरावटें एवं यह तथ्य शर्मा एवं आधारित है। विद्वत उदाहरण के लिए इनके सिक्के में खोट देख सकते हैं, गुप्त काल का सिक्का है। ठीक, तो राजा रानी का सिक्का देख सकते हैं, यहाँ पे है। कहते हैं राजा रानी चंद्रगुप्त, कहता है रानी कुमारी देवी एवं राजा चंद्रगुप्त की प्रथम गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा जो कि स्रोत मीडिया से प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं शिलालेख। कहता है शिलालेख का अध्ययन जो है पुराश्लोक एवं खगोल शास्त्र के कहा जाता है। शिलालेख मोहर, तंबे एवं प्लेटों, नजदीक के मंदिरों के दीवारों एवं लकड़ी के टुकड़े, पत्थर, खंभे एवं चट्टानों की सतह, ईंटों पे चित्रों के उकरी के एवं प्राचीनतम शिलालेख के अंकित एवं लिपि के लगभग 250 बीसी में की हड़प्पा लिपि है, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। सर्वप्रथम अशोक शिलालेख पढ़े गए हैं। ये शिलालेख पूरे उपमहाद्वीप में चट्टान की सतह एवं पत्थर की संभवता पर पाए गए हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जो है 1837 में जेम्स प्रेसेंस को
को जाता है और वे बंगाल की ईस्ट कंपनी के एक सिविल सेवक थे और अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में है। अशोक के शिलालेखों की लिपि एवं काफ़ी विकसित हुई। यह माना जाता है कि लेखन कार्य लेखन वर्तों के ठीक मिले थे और इसकी 4वीं शताब्दी BC यानी मौर्य काल के पूर्व माना जाता है। और संस्कृत का पहला शिलालेख जो है सबसे पहली शताब्दी BC के मिलता है। प्राकृतिक संस्कृत साहित्य में मिश्रित प्रारंभिक अभिलेख जो है 5वीं शताब्दी में मिलता है, जिसका स्थान के बाद में ही अभी शाही शिलालेखों के ध्यान भाषा के रूप में संस्कृत ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के थे। और अशोक के शिलालेखों में राजकीय आदेश था कि वे सामान्य रूप से अधिकारी वे लोगों को संबोधित थे और सामाजिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक मामलों से संबंधित थे। अशोक के लुम्बिया एवं स्तंभ लेख एक स्मारक शिलालेखों की, क्योंकि अशोक द्वारा बुद्ध की जन्म स्थान, यात्रा, दर्जा एवं सती का नायक एवं हीरो स्टोन स्मारक के मिले हैं, जिसमें कुछ अभिलेख मिलते हैं और मंदिरों का निर्माण में रिकॉर्ड करने वाले दान अभिलेख सैकड़ों में विभिन्न प्रारंभिक मध्यकालीन के दक्कन एवं दक्षिण भारत में पाए गए। इनके अलावा हमारे पास स्तंभ एवं उत्कीर्ण राजकीय भूमि अनुदान एवं कई हजारों अभिलेखों मिलते हैं। ये दान एवं दस्तेबाज के ब्राह्मणों एवं अन्य लाभार्थियों के द्वारा भूमि एवं वस्तुओं को अनुदान रिकॉर्ड करते हैं। शिलालेख जो उनकी संरक्षण और प्रशासन के लिखे गए प्रस्तुत एवं शुरू होते हैं। कहते हैं शताब्दी एवं BC के कलिंग जो है ओडिशा के बाद राजखोड़ एवं हाथी गुफा शिलालेख के गुप्त राजवंश एवं गुप्त काल के समुद्रगुप्त, प्रयागराज, इलाहाबाद के स्तंभ लेख एवं शिलालेखों के कुछ शिलालेख बांध एवं जल टैंक में धर्म एवं भोजन के घर के लिए आदि के लिए निर्माण के रिकॉर्ड करते हैं। शक एवं रुद्र दामन जूनागढ़ एवं गिरिनागर एवं शिलालेख में जो है चंद्रगुप्त मौर्य समय दर्शन एवं झील के नामक जलाशय का निर्माण का रिकॉर्ड अशोक के शासनकाल में इसे पूर्ण किया गया। लगभग 2वीं शताब्दी BC में इसकी मरम्मत की गई एवं विभिन्न प्रकार के शिलालेख अलावा विभिन्न प्रकार के जैसे भित्ता चित्र एवं धार्मिक सूत्रों को मोहर एवं लेखन कार्य पाते हैं। अभिलेख की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जो है स्रोत हैं। इस तरह से देख सकते हैं बहुत सारे शिलालेख मिले हैं। वर्तमान विदेशी यानी कि कई देशों में इसके शिलालेख भी मिले। अशोक के जो है इसके बारे में पता चलता है। देख सकते हैं ये जो है भारत के ये धार्मिक सामाजिक है। तो ये जो है चीनी भिक्षुक है। क्या है? चीनी भिक्षुक जो है किसके दरबार में है? से भारत यात्रा में राष्ट्रीय महोत्सव इसे दिखाया जाता है। बाद में विद्वानों को माना जाता है कि वेद क्या है। वेद 4 प्रकार के संक्षेप में वर्णन करें। प्रातत्विक, प्राचीन एवं इतिहास के पुनर्निर्माण वेद जैसे ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद एवं यजुर्वेद हैं। उसके बारे में चारों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करिएगा। उसके बाद में प्रातत्विक एवं प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण एवं मूल्य प्रातत्विक के बारे में लिखिएगा। चलिए अब सारांश आ गया। तो चलिए आप दूसरा चैप्टर में हम लोग देखेंगे। थैंक